दोस्तों, आज के समय में जब सभी पड़ोसी देश भारत के लिए सरदर्द बने हुए हैं, ऐसे दौर में भी भूटान हमारा एक ऐसा पड़ोसी है जिस पर हम आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बंगाल के कालिम्पोंग से लेकर असम के उदलगुरी तक का ये पूरा इलाका कभी भूटान का हुआ करता था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जब ब्रिटिशर्स भारत छोड़कर जा रहे थे, तब भारत भूटान को अपना हिस्सा बना सकता था, मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इवन इंडिया ने तो उल्टे अपनी ही जमीन भूटान को दी ताकि दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे बने रहे। तो क्या भूटान को इंडिया का पार्ट न बनाना एक हिस्टोरिकल ब्लंडर था या कहानी कुछ और ही है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, भूटान की एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि भूटान आज जितना बड़ा दिखता है उतना बड़ा नहीं था, बल्कि कई छोटे छोटे किंगडम्स में बटा हुआ था। और इन सभी किंगडम्स पर तिब्बत का कल्चरल इन्फ्लुएंस तो था ही, साथ ही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी काफ़ी ज़्यादा था। तिब्बत से ही 7th सेंचुरी में यहाँ पर बुद्धिज़्म आया, जिसे एक एक्साइल्ड इंडियन किंग सिंधु राजा ने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। साल आता है 1616 और इस समय ड्रूक्पा मोंग गुआंग नामग्याल ने इन छोटे छोटे किंगडम्स को एक किया और भूटान को एज अ नेशन एक अलग पहचान दिलाई, जो कि तिब्बत के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से अब आज़ाद था। भारत से भूटान का सबसे पहला रिकॉर्डेड इंटरेक्शन 1730 में हुआ, जब कूच बिहार किंगडम पर मुगल्स ने अटैक कर दिया। अब कूच बिहार के राजा ने भूटान की मदद मांगी। उस समय तक भूटान एरिया की इतनी बड़ी मिलिट्री पावर बन चुका था जिसे तिब्बत जैसा बड़ा देश कई बार कोशिश के बाद भी हरा नहीं पाया था। दूसरी तरफ औरंगजेब के जाने के बाद मुगल्स लगातार कमजोर हो रहे थे। एज एक्सपेक्टेड ये वॉर मुगल्स हार गए, मगर इस वॉर के बाद भूटान ने कूच बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। आप कह सकते हैं कि उस समय कूच बिहार भूटान की कठपुतली बन चुका था। 1772 में कूच बिहार के थ्रोन पर दो धड़ों ने दावा ठोक दिया। जिस धड़े को भूटान का सपोर्ट नहीं मिला, वो कलकत्ता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंच गया, जो इस समय तक बंगाल प्रेसिडेंसी पर अपनी पकड़ काफ़ी मजबूत कर चुके थे। ब्रिटिशर्स ने कूच बिहार पर अटैक कर दिया, जिसमें भूटान की हार हुई। 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई ट्रीटी के बाद भूटान को कूच बिहार से पीछे हटना पड़ा। साथ ही उसे कंपनी को अपनी धरती पर टिम्बर हार्वेस्टिंग की भी इजाज़त देनी पड़ी। ब्रिटिशर्स यही नहीं रुके, अब उनकी नज़र दुआर के इलाकों पर पड़ी। ये दुआर इलाके असम और बंगाल के बीच फैले हुए थे और ब्रिटिश इंडिया और भूटान के बीच बॉर्डर का काम करते थे। आज के इंडो चाइना बॉर्डर्स की तरह ये भी काफ़ी पुअरली डिफाइंड थे। अब ये बॉर्डर्स ब्रिटिशर्स और भूटान के बीच नए फ्लैश पॉइंट्स का काम करने लग गए। कई बार इन इलाकों में दोनों फोर्सेस के बीच छोटी मोटी झड़पें हुई। हालांकि बातचीत से भी मामले कुछ सुलझाने की कोशिश की गई, मगर कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया। ब्रिटिशर्स धीरे धीरे इन इलाकों पर कब्जा करते रहे, लेकिन भूटान चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। इसी बीच 1862 के आसपास तोंगसा और पारो के पोनलोप्स के बीच देश की सत्ता को लेकर सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। ब्रिटिशर्स को यहाँ एक अच्छा मौका दिखा और उन्होंने भूटान पर अटैक कर दिया। इस वॉर के बाद सिंचुला की ट्रीटी हुई, जिसमें ब्रिटिशर्स ने दुआर इलाकों को भूटान से छीन लिया और बदले में भूटान को 50,000 रुपये सालाना का कंपनसेशन मिला। दुआर हारने के बाद भी भूटान में सिविल वॉर चलती रही। ऐसे में जब भूटान के फ्यूचर पर लोगों को डाउट होने लगा था, लग रहा था कि भूटान एज अ नेशन ज़्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन इसी बीच जन्म हुआ एक लीडर का, जिनका नाम था उग्येन वांगचुक। प्रो ब्रिटिश ग्रुप पोनलोप ऑफ तोंगसा से ताल्लुक़ रखने वाले वांगचुक ने प्रो टिबेटियन ग्रुप पोनलोप ऑफ पारो को हराकर उन्होंने भूटान को एक बार फिर से एज अ कंट्री एकजुट किया। लेकिन फिर भी भूटान का सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं ब्रिटिशर्स उस पर कब्जा न कर ले। ऐसे में उसके लिए ब्रिटिशर्स का फेवर जीतना सबसे ज़्यादा जरूरी था। और उग्येन वांगचुक के पास सबसे बढ़िया मौका तब आया जब 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स रशियन थ्रेट से थोड़ा डरे हुए थे और उन्हें डर था कि सेंट्रल एशिया पर कब्जा कर चुका रशिया कहीं तिब्बत पर कब्जा न कर ले। ब्रिटिशर्स ने सिक्किम के रास्ते तिब्बत पर अटैक कर दिया और यहाँ सीज फायर करवाया भूटान के राजा उग्येन वांगचुक ने।
अपने एडवाइज़र उगेन दोरजी की सलाह पर वांगचुक ने 1904 में एंग्लो तिब्बत कन्वेंशन में मीडिएटर की भूमिका निभाई, जिसके बाद ब्रिटेन तिब्बत पर इनडायरेक्टली रूल करने लगा। लेकिन ये सारे डेवलपमेंट्स चाइना के आंखों में चुभ रहे थे। सो 1910 में तिब्बत पर चाइना ने अटैक कर दिया और साथ ही नेपाल, भूटान और सिक्किम पर भी अपना दावा ठोक दिया। ऐसे में जब भूटान में चाइना को लेकर डर का माहौल था, तब उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए ब्रिटिश इंडिया के साथ ट्रीटी ऑफ पुनखा साइन की, और यही ट्रीटी आगे चलकर भूटान के इंडिया में मर्जर न होने की वजह बनती है, जिसे मैं आगे बताने वाला हूँ। इस ट्रीटी के तहत भूटान का डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी ब्रिटिश इंडिया के हाथों में आ गया, लेकिन इसके बदले में ब्रिटिशर्स ने भूटान के आंतरिक मामलों में दखल न देने का वादा किया। साथ ही भूटान को दुआर इलाकों के बदले में दिए जाने वाले 50,000 रुपये बढ़ाकर 1 लाख रुपए सालाना कर दिए गए। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने लंदन में भूटान के भविष्य पर चर्चा की, तो यही तय हुआ कि इंडियन फेडरेशन ज्वाइन करने का फैसला भूटान पर ही छोड़ देना चाहिए। ये वो समय था जब भूटान की डिपेंडेंसी इंडिया पर लगातार बढ़ती जा रही थी। 1946 यानी अंग्रेजों के भारत छोड़कर जाने से कुछ महीने पहले जब संविधान सभा में रियासतों पर चर्चा हो रही थी, तब जवाहरलाल नेहरू ने भूटान का भी सवाल इसमें जोड़ दिया। ऐसे में भूटान का डर बढ़ गया कि कहीं इंडिया उसे फोर्सफुली कैप्चर ना कर ले। सो भूटान ने कैबिनेट मिशन और लॉर्ड माउंटबेटन को लेटर लिखकर कहा कि भूटान भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहता, क्योंकि हम कल्चरली चाइना और तिब्बत के ज़्यादा करीब हैं। उसने ट्रीटी ऑफ पुनखा का भी हवाला दिया, जिसके तहत भूटान के आंतरिक मामलों में इंडिया का कोई दखल नहीं होगा। अंत में संविधान सभा में पंडित नेहरू ने माना कि भूटान का मामला अलग है, इसलिए उसे बाकी रियासतों की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने भूटान को भरोसा दिलाया कि उसका भविष्य बातचीत से ही तय होगा, न कि कोई जोर जबरदस्ती की जाएगी। अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ और अप्रैल 1948 में पीएम नेहरू ने भूटान को बातचीत का इनविटेशन दिया। भूटान के डेलीगेशन को पंडित नेहरू ने 2 प्रपोजल दिए। पहला कि भूटान भारत का ही पार्ट बन जाए, उसे एक अलग स्टेट बनाया जाएगा, साथ ही उसे पूरी स्वायत्तता दी जाएगी, मतलब कुछ आर्टिकल 370 जैसा ही प्रोविज़न भूटान को दिया जाता। दूसरा कि भूटान भारत से एक नई ट्रीटी करे, जिसमें वो फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन इंडिया के हवाले कर दे। भूटान ये दोनों ही प्रपोजल मानने को तैयार नहीं था। अंत में कई राउंड्स की बातचीत के बाद अगस्त 1949 में भूटान इंडिया के बीच एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की गई, जिसके तहत भूटान फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस अफेयर्स में इंडिया की गाइडेंस लेने को तैयार हो गया, और इंडिया ने भी कम्युनिकेशन सेक्टर पूरी तरह से भूटान को दे दिया। साथ ही असम का देवनगिरी इलाका भी इंडिया ने भूटान को दिया, जो कि ब्रिटिशर्स ने दुआर वॉर्स के दौरान एनेक्स कर लिया था। चाइना के तिब्बत पर कब्जे के बाद भूटान में भारत की एक्सेप्टेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ी। इस दौरान एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि तिब्बत के बाद चाइना की नज़र भूटान और सिक्किम पर है। ऐसे में पीएम नेहरू ने पार्लियामेंट में फॉर्मली कहा कि भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है और भूटान पर कोई भी हमला भारत पर हमला माना जाएगा। हालांकि बहुत से एक्सपर्ट मानते हैं कि नेहरू जी उस समय चाइना को लेकर इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने भूटान के मर्जर पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। हालांकि इसके काउंटर में ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि अगर इंडिया ने भूटान का जबरन मर्जर कराया होता तो शायद वहाँ कश्मीर और मणिपुर जैसी इंसर्जेंसी सर उठा सकती थी, जिससे अल्टीमेटली चाइना को ही फायदा पहुंचता, और शायद तब हम उस इंडियन स्टेट भूटान पर आंख मूंद कर भरोसा न कर पाते, जैसे आज एज अ कंट्री भूटान पर कर पा रहे हैं। ये डिसीजन मैं आप पर छोड़ता हूँ कि भूटान का इंडिया में मर्जर न करने का नेहरू जी का फैसला एक हिस्टोरिकल ब्लंडर था या एक सोचा समझा स्ट्रेटेजिक मूव। अब बात भूटान की हो रही है, तो हम बुद्धिज्म को कैसे भूल सकते हैं। इन दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने इंडिया में बुद्धिज्म के राइज और फिर डिक्लाइन की कहानी बताई है।